हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में जो पहला सेक्शन आता है, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, वो है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन पढ़ने से पहले अब कैपिटल गेन की बात करें तो यहाँ पर दो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। पहला होता है कैपिटल एसेट्स, दूसरा होता है उस पर ट्रांसफ़र करना। चार्जिंग सेक्शन मेनली दो चीज़ों पर फोकस करता है, एक कैपिटल एसेट्स जरूरी हो कैपिटल गेन के लिए, दूसरा हो कैपिटल गेन को ट्रांसफ़र करना। अगर कैपिटल गेन को हम ट्रांसफ़र करते हैं, अगर इस पे हमारा कोई प्रॉफिट और गेन होता है, प्रॉफिट या गेन या लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, गेन होता है या लॉस होता है, तो ये हमारा चार्ज कहाँ पे होगा? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और ये क्या है कि ट्रांसफर किस साल होना चाहिए? जिस साल हम एसेट्स को, कैपिटल एसेट्स को, जिस साल हम कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे उसी प्रीवियस ईयर में वही बात बोलता है यहाँ पर, एनी प्रॉफिट एंड गेन राइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट्स shall be chargeable under the head capital gain in the previous year in which such transfers took place। जिस साल कैपिटल एसेट्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसी साल अगर उस पर जो गेन या लॉस हुआ है वो क्या होगा? चार्ज होगा। किस हेड में? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल जो यहाँ पर हमने दो बात करी थी कि कैपिटल एसेट्स होना जरूरी है, दूसरा है ट्रांसफर होना। तो इनकम टैक्स एक्ट में हम पढ़ेंगे कि इनका क्या नाम है इसका, कैपिटल एसेट्स किसको बोलते हैं। इसका डिफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में। यहाँ पर बोलता है कैपिटल गेन्स मीन्स, कैपिटल गेन्स मीन्स क्या हो? किसी टाइप की प्रॉपर्टी अगर एसएससी के द्वारा हेल्ड की गई है, अगर एसएससी के द्वारा रखी गई है, वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड है, बिजनेस या प्रोफेशन से कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। उसका भी है। उसके बाद क्या बोलता है कि कोई भी सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तीसरा क्या है कि यू लिव विच, तीसरा क्या बोलता है? यू लिव जो उसको एग्जेम्प्ट नहीं है किस सब सेक्शन में? फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोवाइजो सेक्शन 10(10)(d) में। तो क्या हो जाएगा? हमारे कैपिटल एसेट्स का एक मोटा मोटा डिफिनेशन हो गया कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम जो हमारा बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, एसएससी का कोई भी प्रॉपर्टी बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, वो क्या हो जाएगा? उसका कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। अगर उस सिक्योरिटी किसके द्वारा हेल्ड की गई है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा। और यूलिप जो होता है वो क्या है? एग्जेम्प्ट नहीं है किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(d) के फोर्थ और फिफ्थ प्रोवाइजो अकॉर्डिंग। और वो क्या है? एग्जेम्प्ट नहीं है, तो हमारा कैपिटल एसेट्स का डिफिनेशन में आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ ना मोटा मोटा मतलब ग्लोबल लिया डिफिनेशन इसको प्रॉपर्टी का, एनी प्रॉपर्टी, एनी काइंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ एसएससी। मतलब कोई भी अगर बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी है अगर एसएससी ने हेल्ड कर रखा है उसको, तो वो कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है क्या कि कैपिटल एसेट्स में हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? कैपिटल एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड में पता है क्या आएगा? रॉ मटेरियल का आएगा, वर्किंग प्रोग्रेस का आएगा और फिनिश गुड्स का स्टॉक इन ट्रेड होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे हैं, मूवेबल पर्सनल, कोई हमारा मूवेबल पर्सनल एसेट्स है जो एसएससी के द्वारा यूज किया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है? मूवेबल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है? पर मूवेबल होना चाहिए। वो एसएससी के द्वारा यूज किया जाता है, तो उसको हम कैपिटल एसेट से एक्सक्लूड करेंगे। जैसे हो गया कार, हो गया जो कार हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं, फ्रिज हो गया, टीवी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब चीज़ें हमारे पर्सनल एसेट्स में आती हैं, जो जो एक पर्सनल यूज के लिए किया जाता है। तो ये क्या होगा? कैपिटल एसेट से हम एक्सक्लूड करेंगे। बट यहाँ पर एक हाउस प्रॉपर्टी की बात आ गई। हाउस ये क्या है? हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी तो है, पर्सनल एसेट्स तो है, बट ये क्या है? ई मूवेबल है। ये क्या है? हमारा ई मूवेबल है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मूवेबल पर्सनल एसेट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ओनली मूवेबल पर्सनल एसेट्स की बात कर रहा है। हाउस हमारा पर्सनल पर्पस के लिए तो यूज करते हैं, बट वो क्या हो गया? ई मूवेबल हो गया, इसलिए पर्सनल इफेक्ट में
नहीं आएगा। बट उसमें लोग एक्सक्लूड क्या कर रहे हैं इनकम टैक्स वाले, ज्वेलरी को। ज्वेलरी, ड्राइंग, ज्वेलरी हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट हो गया। ये क्या है, ये हमारा कैपिटल एसेट्स है। कैपिटल एसेट्स है ये हमारा। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी वर्क, अदर वर्क ऑफ आर्ट हमारा क्या हो गया, कैपिटल एसेट्स आएगा। इसको पर्सनल एसेट्स हम नहीं मानेंगे। उसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड को हम क्या मानेंगे, वो हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर एंड जो हमारा ज़मीन के रूरल एरिया में है, रूरल एरिया का डिफिनेशन, अर्बन एरिया का डिफिनेशन पढ़ेंगे। अर्बन एरिया हम किसको बोलते हैं, जो अर्बन एरिया नहीं हो हमारा रूरल एरिया हो गया, वो हमारे क्या हो जाएगा, और कैपिटल एसेट्स नहीं है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स 1999, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मॉडर्नाइजेशन स्कीम 2015, ये भी हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है। बस यहाँ पर अब एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, महाराजा राणा हेमंत सिंह सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बोला है गोल्ड अटेंसिल्स, सिल्वर स्पार, सिल्वर कॉइन्स वर हेल्ड नॉट टू बी कंसिडर्ड पर्सनल इफेक्ट। अगर महाराजाओं के ज़माने में क्या होता था, वो क्या रखते थे अपने सोने के बर्तन, चांदी के बार, सिल्वर कॉइन आदि रखते, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। अगर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, इस पर कैपिटल गेन चार्ज होता है। सिमिलरली क्या है यहाँ पर, सिमिलरली क्या है, सिल्वर अटेंसिल्स, सिल्वर अटेंसिल्स क्या है, हेल्ड टू बी पर्सनल इफेक्ट, नो कैपिटल गेन। एक है बनारसी लाल काटोरू का कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें बोला है क्या है कि सिल्वर अटेंसिल्स है हमारा, सिल्वर का चांदी का बर्तन हमारे घर पे है तो वो पर्सनल इफेक्ट में आएगा, उसमें कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। अब जैसे मैंने बोला था, कार यूज्ड इन बिजनेस ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, कार अगर हम यूज करेंगे किसके लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, तो पर्सनल इफेक्ट हो जाएगा, उस पर कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। अगर हम कार अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे बैलेंस शीट में आ रहा है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ रहा है, तो वो कार क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा, उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन चार्ज होगा। अब ज्वेलरी का मतलब क्या होता है, ज्वेलरी का तो वह बोल रहे, ज्वेलरी मतलब क्या होता है, ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और अदर प्रेशियस मेटल और एलॉय कंटेनिंग सच मेटल्स। ठीक है। दूसरा क्या, प्रेशियस स्टोन, वेदर और सेट इन फर्नीचर, अटेंसिल्स और अदर आर्टिकल, हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ज्वेलरी का डिफिनेशन हो गया। ये डिफिनेशन ऑफ अर्बन लैंड, एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को क्या माना गया था, कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया था। बट अगर हमारा एग्रीकल्चर लैंड अर्बन लैंड पे अर्बन लैंड है, तो क्या वो कैपिटल एसेट्स है, एकदम है। अगर हमारा एग्रीकल्चर अर्बन लैंड है तो हमारा वो कैपिटल एसेट्स में माना जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अर्बन लैंड का क्या डिफिनेशन है, रूरल लैंड क्या है, जो हमारा रूरल लैंड क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या है, जो हमारा अर्बन लैंड नहीं है, वो हमारा रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। अगर क्या बोलता है, किसी म्यूनसिपलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड का, उसका पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से अधिक है, सपोज यहाँ पर एमसीडी दिल्ली की है, ठीक है, यहाँ पर इसका पॉपुलेशन क्या हो गया, म्यूनसिपलिटी हो गई, यहाँ इसका पॉपुलेशन 10,000 से अधिक है, तो क्या हो जाएगा, ये अर्बन में आ जाएगा। अगर इसका सराउंडिंग हम क्या बोलेंगे, 2 किलोमीटर तक, पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख तक है, तो भी क्या हो जाएगा, ये अर्बन लैंड हो जाएगा। फिर इसका सराउंडिंग मारते हैं यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ का पॉपुलेशन क्या है, 6 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 6 किलोमीटर हो गया, यहाँ का पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख तक है। फिर यहाँ सराउंडिंग मारते हैं हम, यहाँ का क्या हो गया, यहाँ का पॉपुलेशन क्या हो गया, ये 8 किलोमीटर का एरिया, 8 किलोमीटर का एरिया, यहाँ का पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्बन लैंड कहलाएगा। अगर इस एरिया में हमारा म्यूनसिपल कंटेनर बोर्ड का जो लिमिट है उसके ऐसे क्रॉस करते हैं 2 किलोमीटर तक, 10,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन हो, या उसके बाद 6 किलोमीटर का दायरा में 1 लाख से 10 लाख की आबादी हो, या 8 किलोमीटर के दायरा में क्या है हमारा 10 लाख से अधिक की आबादी हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्बन एग्रीकल्चर, अगर अर्बन लैंड कहलाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, कि जो हम यहाँ पर डिस्टेंस जो ले रहे हैं, ये एरियल डिस्टेंस देंगे। एरियल डिस्टेंस मीन्स जिस जैसे पक्षी उड़ के जाते हैं, बाय रोड नहीं,
एरियल डिस्टेंस में जैसे हवाई जहाज उड़ के जाता है बाय एयर, हम कर क्या वो डिस्टेंस को हम लेंगे। आई होप ये आप लोग समझ में आ गया होगा। रूरल एरिया मतलब क्या कि जो अर्बन एरिया नहीं है। सिंपल सा डिफिनेशन रूरल एरिया का है कि जो एरिया अर्बन एरिया नहीं है वो रूरल एरिया है। अब दूसरा प्रॉपर्टी, अब एक और बात बोल रहा है कि प्रॉपर्टी also includes any right in relation to the Indian company including rights of management or control or any other rights whatsoever। पता है डिफिनेशन क्यों आया? प्रॉपर्टी also includes a right of Indian a right in relation to the Indian company including right of the management control or any other rights whatsoever। ये राइट इसलिए आया क्योंकि कैपिटल एसेट्स के डिफिनेशन में जाता है यहाँ पर। ये राइट जो है हमारे कैपिटल एसेट्स के डिफिनेशन में आता है। वोडाफोन का आप लोग केस, एक फेमस केस हुआ करता था वोडाफोन का। मतलब ये वोडाफोन का केस के बाद इन्होंने क्या करा, इसको डिफरेंस कभी समझेंगे इसको डिटेल में। वोडाफोन के केसेस को, वोडाफोन का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद ये क्या, ये इस टाइप का इनको डिफिनेशन अपना इंक्लूड करना पड़ा कि वाइड स्कोप करने के लिए। अब हमने दो बात करी थी यहाँ पर, कैपिटल एसेट्स और ट्रांसफर की। कैपिटल एसेट्स हमने समझ लिया क्या है। अब ट्रांसफर का डिफिनेशन कहाँ दिया गया इनकम टैक्स एक्ट में? सेक्शन 2 सबसेक्शन 247 सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। किस ट्रांसफर में क्या इंक्लूड करेंगे? शेयर, एक्सचेंज, रेलिंक्विश ऑफ एसेट्स को हम क्या मानेंगे? सेल मानेंगे। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर, किसी एसेट में राइट है अगर उस एसेट को छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? मेरा क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विशमेंट कर दिया हम तो क्या हो जाएगा? हमारा वो ट्रांसफर के डिफिनेशन में आ जाएगा। अगर कोई भी लैंड क्या होती है, कोई भी लैंड अगर सरकार द्वारा कंपल्सरली एक्वायर कर लिया गया कि हाईवे बनाना है, मेट्रो बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, तो भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफर के डिफिनेशन में आ जाएगा। कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, अगर किसी भी लॉ के अंडर में हमारा लैंड को अगर किसी एक्वायर कर लिया गया, हमारी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ली गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो भी ट्रांसफर के डिफिनेशन में आ जाएगा। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अब अगर अपने कैपिटल स्टॉक को, अपने कैपिटल एसेट्स को किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं? स्टॉक इन ट्रेड में। सपोज हम बिल्डर हैं, एसएससी क्या है, मिस्टर ए बिल्डर है, वो क्या करता है, अपना बिल्डर के पास जो लैंड है जो उसका बैलेंस शीट में आ रहा है, बैलेंस शीट का पार्ट है, एसेट्स का पार्ट है, वो क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर किसमें कर रहा है? लैंड को स्टॉक इन ट्रेड में, स्टॉक इन ट्रेड में। क्योंकि इस लैंड पे क्या करेगा वो, इस लैंड पे क्या करेगा वो? बिल्डिंग बनाएगा, साइट डेवलप करेगा और सेल करेगा। अगर क्या कैपिटल एसेट्स को क्या करते हैं, स्टॉक इन ट्रेड में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी हमारे क्या हो जाएगा? वो ट्रांसफर के डिफिनेशन में आएगा। अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी जो लैंड प्लॉट ए है हम परचेज करेंगे किससे? मिस्टर राम से। कब? अभी पेमेंट किसके लिए अभी मिस्टर राम से। इसको लेने वाला कौन है? मिस्टर कृष्ण है, मिस्टर कृष्णा है इसको लेने वाला, और सेल कौन कर रहा है? मिस्टर राम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मिस्टर राम जो सेल कर रहे हैं, दोनों में एग्रीमेंट क्या होता है कि कृष्णा क्या करेगा? 10,000, इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है? 10 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि अभी कृष्णा 10 लाख रुपए पेमेंट करेगा राम को, अभी कृष्णा 1 लाख रुपए पेमेंट करेगा राम को, और एक एग्रीमेंट साइन कर लेगा, और उसके बाद क्या करेंगे? बाकी बाकी 9 लाख रुपए इसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है, बाकी 9 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। तो ये पार्ट परफॉर्मेंस जो हुआ, पार्ट परफॉर्मेंस कहाँ पे हुआ है? ये ट्रांसफर ऑफ सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है, ये बात करता है यहाँ पर कि अगर पार्ट परफॉर्मेंस में भी हम अगर एसेट्स का पोजीशन दे रहे हैं, एसेट्स को हैंड ओवर कर रहे हैं, तो भी हमारे यहाँ ट्रांसफर के डिफिनेशन में आ जाता है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम किसी का मेंबर बन गया, जिससे हमें कोई लैंड या बिल्डिंग मिल गया, बिल्डिंग पे कोई शेयर मिल गया, अगर उसके हम ओनर हो गए, वो भी क्या हो जाएगा हमारा पार्ट पर, वो भी हमारा ट्रांसफर के डिफिनेशन में आ जाएगा। रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड का रिडम्पशन करते वो भी हमारा ट्रांसफर के डिफिनेशन में आ जाता है। तब मोटा मोटा क्या हो गया वो इसको समझे हम,
सेल एक्सचेंज रिलीक्विडेट ऑफ एसेट्स ट्रांसफर के डिफिनेशन में आएगा। एक्सटिंग्विश ऑफ एनी राइट देयर इन वो भी ट्रांसफर के डिफिनेशन में। कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ वो भी डिफिनेशन, वो भी क्या होगा, ट्रांसफर के डिफिनेशन में आएगा। अलाउइंग पोजीशन ऑफ द एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन कितना 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आएगा। एनी ट्रांसफर लाइक बिकमिंग अ मेंबर ऑफ और एक्वायरिंग शेयर इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ये भी ट्रांसफर के डिफिनेशन आएगा। रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड ये भी हमारे ट्रांसफर के डिफिनेशन में आएगा। ये तो हो ट्रांसफर कैपिटल एसेट्स के बारे में हम पढ़ लिए। अब बात करते हैं कैपिटल एसेट्स हमारे दो टाइप के होते हैं। कैपिटल एसेट्स हमारे दो टाइप के होते हैं। कैपिटल एसेट्स हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बहुत जरूरी है कैपिटल गेन को डिसाइड करने के लिए। अब समझेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है। सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटी अदर देन यूनिट मतलब शेयर्स हमारा कहाँ है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसका क्या हो जाएगा, अगर हम एक साल से अधिक उसको हेल्ड करते हैं तो क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर हम उस शेयर को एक साल तक रखते हैं या एक साल तक रखते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। यूनिट ऑफ यूटीआई अगर हम क्या करते हैं, अगर उसको हम एक साल से अधिक तक रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, अगर हम एक साल से कम तक रखते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर हम उसको एक साल से अधिक रखते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, अगर एक साल से हम कम रखते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। जीरो कूपन बॉन्ड अगर हम उसको एक साल से अधिक रखते हैं हेल्ड करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, अगर एक साल से कम रखते हैं तो क्या हमारा क्या हो जाएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। अनलिस्टेड शेयर और इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर अनलिस्टेड शेयर और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम उसको 2 साल से अधिक रख रहे हैं अपने पास तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। अगर 2 साल से अब 2 साल तक रख रहे हैं या 2 साल से कम रख रहे हैं अपने पास तो क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। और कोई दूसरा एसेट्स जिसको हम क्या करते हैं 3 साल से अधिक अपने पास रखते हैं, दूसरा एसेट्स मतलब जो हमारा पार्ट ए और पार्ट बी में कवर नहीं है, अगर कोई दूसरा एसेट्स हमारे पास है अगर वो 3 साल से अधिक रख रहे हैं अपने पास तो हमारे क्या लॉन्ग टर्म 48 में उसको कैसे करेंगे, जो हमें फुल वैल्यू कंसिडरेशन मिलेगा जितना में हमने सेल करा है उसको, उसमें से हम क्या लेस करेंगे, जो एक्सपेंसेस हमने इनकर्ड करा है उस एसेट्स को ट्रांसफर करने में, जो एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं उस एसेट्स को ट्रांसफर करने में हमें कोई अगर खर्चा हुआ है तो हम उसको लेस करेंगे, हमारा नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडरेशन आने के बाद क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ जिसमें हम जितने में परचेज करा था, सपोज मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है, अगर जैसे हम जिस टाइम हमने जितने में परचेज किया था उसको हम लेस कर देंगे। उसके बाद अब अगर हमने कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कराया कि हमने मान लो कुछ उसमें टाइल्स लगाई है, फर्नीचर लगाया है, हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। कहाँ क्या करना है, पहला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है, उसमें से लेस क्या करना है, अगर कोई खर्चा हुआ क्या उस एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए में हमने जो कुछ खर्च करें वो लेस करेंगे, लेस करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट कंसिडरेशन। नेक्स्ट कंसिडरेशन में हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करेंगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को लेस करेंगे तो हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। एक अमेंडमेंट आया है फाइनेंस टेक 2023 में, एक एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा, क्या है कि हमने क्या करा है, ये प्रोवाइडेड दैट द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एड हुआ है हमारा फाइनेंस 2023 में, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेड दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट शेल नॉट इंक्लूड द डिडक्शन क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी और अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A। ये सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि अगर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें डिडक्शन क्या चीज़ का मिल जाता है। अगर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सेक्शन 224B में हमें डिडक्शन क्या चीज़ का मिलता है, 24A में 30% का, 24A में हम 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। 24 में अगर हमने कोई इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए क्या करा है, अगर इंटरेस्ट पे करा है तो हमको इंटरेस्ट का अमाउंट का डिडक्शन मिल लेते हैं। ये तो कहानी हुई यहाँ पर। दूसरा क्या है कि चैप्टर 6A में 80C में हम क्या लेते हैं, 80C में क्या डिडक्शन लेते हैं हम कि जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे करा है उसका हम 80C में डिडक्शन लेते हैं अप टू स्टेक 1 लाख। यहाँ पर 80C में हम लोग उसका डिडक्शन लेते हैं।
तो जो डिडक्शन हमें कहाँ मिला है 24B में, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24B, और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A या 80C में जो डिडक्शन हमें मिला है प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करने का, उसका हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। पहले मिल जाता था, फाइनेंस एक्ट 2023 के पहले ये मिलता था। बहुत सारे केस लॉज और बहुत सारे जजमेंट हैं जहाँ पर बोलता है कि डिडक्शन हमें अलाउ करते थे, बट ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब एक बेनिफिट हमें गवर्नमेंट एक बार ही देगी, एक बेनिफिट सरकार हमें एक बार ही देगी। अब यहाँ बोलते हैं क्या, सेकंड प्रोवाइजो में कुछ एक्सेप्शन है। सेकंड प्रोवाइजो में कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है, टू द सेक्शन इंडेक्सेशन की बात करता है यहाँ पर। अगर कोई प्रॉपर्टी हमने क्या करा है, इंडेक्सेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, अब ये समझते हैं। इंडेक्सेशन आखिर वो है क्यों, कि हम पढ़ेंगे इंडेक्सेशन क्यों लेते हैं। सपोज कोई प्रॉपर्टी हमने 2000 पे परचेज की थी, सपोज लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में, आज उसको 2024 में हमने सेल कर दिया। कितने में, 2024 में हमने सेल कर दिया सपोज 1 करोड़ रुपए में। हमारा कैपिटल गेन कितना हो गया, 95। सपोज 2005 में अगर 5 लाख रुपए हमने कोई प्रॉपर्टी बेच सेल परचेज करी है, उसको सेल आज के डेट में कितना करते हैं, 1 करोड़ रुपए में, तो हमारा कैपिटल गेन कितना हो गया, 95 लाख कैपिटल गेन हो गया। दूसरे शब्दों में बोले क्या क्या, जो 2005 जो वैल्यू 5 लाख रुपए की 2005 में थी, क्या वही वैल्यू 2024 में 5 लाख रुपए की है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वैल्यू 5 लाख रुपए का आज से 2005 में था, क्या वही वैल्यू 10 आज 2024 में 5 लाख रुपए की वैल्यू उतनी ही है, नहीं, नहीं है उतनी में, क्योंकि 5 लाख रुपए का उसमें इन्फ्लेशन के कारण रेट बढ़ गया है, उसका उतना वैल्यू नहीं रह गया है। ठीक है, तब कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ हम इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम लेंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम यहाँ पर, ये हमारा 4-5 मान लेते हैं, 4-5 ये हमारा 23-24। अब यहाँ पर 5 कॉस्ट ऑफ कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर कॉस्ट यहाँ पर करेंगे 5 लाख को हम मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर इंडेक्स का वैल्यू लेंगे। इंडेक्स का वैल्यू क्या लेंगे, 2004-5 में देखेंगे वैल्यू कितना था, 1013 था। और 24-25 में देखते हैं इंडेक्सेशन का वैल्यू कितना है, 348 है। हो जाएगा हमारा, जो भी कॉस्ट ऑफ पीपल का उसको मल्टीप्लाई करेंगे, करंट ईयर के इस इंडेक्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस साल हम ट्रांसफर कर रहे हैं, और जिस साल हमने उसको इम्प्रूवमेंट इनकर्ड करा उसे हम डिवाइड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो करंट ईयर का है, जिस साल हमने ट्रांसफर करा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस साल हमने क्या करा है, जिस साल हमने एक्वायर करा है उससे हम डिवाइड करेंगे। बस यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, कि हमें जो जो इंडेक्स लेंगे 2001-2 के बाद का लेंगे, 2001-2 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का हम क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच assets was held by the SSC or for the year 2020 2001 to whichever is later। 2001 इंडेक्सेशन हमारा कब से हो रहा है, 2001-2 से हो रहा है। तो जिस साल हमने एक्वायर कराया है वो या 2001-2 का इंडेक्स जो दोनों में बात का होगा वो लेंगे। अगर सपोज ये हमारा यहाँ पर सपोज मान लेते हैं हमारा ये यहाँ पर हो जाता है, ये हमारा यहाँ पर नहीं लेके हम कब लेते इसको, सपोज 1998 में लेते, 98-99 में लेते, तो हमारा इस दिन तो हमारा अवेलेबल ही नहीं है इंडेक्स इस दिन का, तो यहाँ पर कब का लेना होता, हमें 2001-2 का इंडेक्स लेना होता। तो हमारे यहाँ पर 2001-2 का इंडेक्स क्या है, 100 रुपये है। 2001-2 का इंडेक्स हमारा 100 जो है
कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में 2001 से पहले हमने 1-2 से पहले अगर हमने क्या करा है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर हमारा 2001-2 से पहले करा है, उसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, फॉर द पर्पस ऑफ इंडेक्सेशन। मतलब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर हमने 2001 2001-2 या उसके बाद के ईयर में हमने करा है तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर उससे पहले हमने करा है, उससे पहले के साल में हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर फॉर द पर्पस ऑफ यहाँ पर और एक बात बोलें, यहाँ पर और एक बात समझते हैं हम लोग कि कोई प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पर क्या है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारा। ये कैपिटल गेन पर्पज से दोनों सेपरेट है, कैपिटल गेन के पर्पज से हमारा दोनों सेपरेट है। सपोज हमने लैंड अगर 4 साल पहले लिया था, 4 years अगो, अगर फिर हम उस कंस्ट्रक्शन विद इन 2 years कर रहे हैं, विद इन 2 years कर रहे हैं, 2 years कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पे लैंड पे हमारा कंप्यूट क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बिल्डिंग पे क्या करेंगे हम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बिल्डिंग, अब दूसरे शब्दों में बोले, बिल्डिंग हमारा डिप्रिसिएबल एसेट्स है, बिल्डिंग हमारा डिप्रिसिएबल एसेट्स है, इसलिए क्या करेंगे, हमारा बिल्डिंग हमारा डिप्रिसिएबल एसेट्स है, उस पर भी हमारा इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमेशा होता है। अब दूसरा कहानी है क्या कि अगर हमने कोई एसेट्स 5 लाख में अभी बोला था 1999 में हमने एसेट से कितने में एक्वायर करा था, लैंड एक्वायर करी थी 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में। तो हम उसका वैल्यू कब का लेंगे, उसका हम क्या करेंगे, उसका हम वैल्यू लेंगे जो फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू हम कब का लेंगे, 1 अप्रैल 2001 का लेंगे। अगर जो दोनों में अधिक है फेयर मार्केट वैल्यू, सपोज अगर ये हमारा 8 लाख रुपए का हो गया, कब, 1/4/2008 को, 1/4/2001 को, अगर हमने खरीदे में तो 5 लाख रुपए में खरीदा था, और 1/4/2001 को इसके मार्केट वैल्यू कितनी की हुई, फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपये की हो गई। तो हमेशा हम क्या लेंगे, मतलब 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, जो दोनों में अधिक हो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू वो वेरी हायर, फेयर मार्केट वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में अधिक होगा, कब, 1/4/2001 को हमारा वैल्यू वही रहेगा। सपोज यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी अब यहाँ पे चेंज करते हैं। एक कहाँ क्या हो गया, फेयर मार्केट वैल्यू, अगर हमारा लैंड का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है, कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पर जिस वैल्यू पे हमें स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है स्टेट गवर्नमेंट को, वो अवेलेबल है। अगर ये दोनों में जो कम है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, तो इन दोनों में जो कम है, अगर फेयर मार्केट वैल्यू सपोज हमारा यहाँ हो गया 5,000 रुपये का, 5 लाख रुपए का, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मेरी कितनी की हो गई, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सपोज मेरा 8 लाख रुपए का हो गया, वो सेम फिगर रखते हैं, और ये हमारा हो गया 7 लाख रुपए का। तो ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों में जो कम हो, इन दोनों कम है 7 लाख रुपए, और एक्चुअल, और इन दोनों में कौन सा अधिक है मेरा, 7 लाख रुपए। तो इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी का 1/4/2001 को 7 लाख रुपए हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।